हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेमीकंडक्टर, और आज इस वीडियो के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके दिमाग में पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया से बैठ जाएगा और आपसे आपके जो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो भाई, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर का जो वन शॉट है, एकदम बेहतरीन मास्टरपीस है, जिसको आप मैं चाहूंगा कि आप पूरा देखो। और इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि सर फिजिक्स मुझसे केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही, तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं पीसीएम का भाई प्रथम बैच, जो कि अभी 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है ना। और यहां पर जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको यहां पे मिल जाएगी, और कुछ चैप्टर का दोबारा से रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर आपको प्रॉपर हर एक चैप्टर के जो है पीवाईक्यू के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ चैप्टर को फिनिश करवाया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो आपकी गाइडेंस में जो है 90+ लाना चाहता हूं, सर मुझसे खुद से नहीं हो पा रहा है, तो आप डिसिप्लिन के साथ हमारे साथ मिलकर के पढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा, जो आपको बता दिया जाएगा वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप प्रथम बैच को ज्वाइन करें। यदि कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बो लेना चाहता है, क्योंकि बायो वाला अगर बच्चा है तो वो भी ले सकता है। सभी की जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है, सो आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा बिल्कुल आप अभी इसको ज्वाइन करें, है ना। अभी बिल्कुल नया ही बैच एक लॉन्च हो रहा है, तो आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है करनी है बढ़िया तरीके से, है ना, आप चाहते हो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे मिल जाए, तो इसके लिए आप सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ मैं कहूंगा कि आप हमारा जो सैंपल पेपर है, एडुकार्ड का जो सैंपल पेपर है, आप इसको जरूर से प्रैक्टिस करें। आप ये देख रहे हो इतना पतला सा सैंपल पेपर है, जो कि आसानी से आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। और इसको हमने पतला क्यों रखा है भाई? क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। हमने क्वांटिटी पर ना फोकस करते हो, क्वालिटी पर फोकस करा है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं जिनको प्रैक्टिस करना है। टाइम नहीं मैनेज हो पाता बच्चों का, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं और नए क्वेश्चंस रखे हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पाएंगे एज इट इज क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चा इसको प्रैक्टिस करेगा, आप विश्वास मानिए सीबीएसई के एग्जाम में वो एकदम आग लगाने वाला है, एकदम मजा आ जाएगा उसको, है ना। इस पेपर के साथ साथ हम आपको बता दें कि कई बार आपने देखा होगा कि आप एक्चुअल में जब पेपर देने जाते हो, तो जब पेपर आपके हाथ में होता है तो ज्यादा घबराहट होती है। तो हमने वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए इस सैंपल पेपर के साथ साथ आपको इस प्रकार के 3 पेपर्स का जो सेट है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सो दैट आपकी जो एक्चुअल प्रैक्टिस है पेपर की वो हो जाए। ठीक है? इस टाइप के 3 सेट आपको इस बुक के साथ मिलने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपको आंसर बुकलेट भी मिलेगी, सो दैट आपको ये पता पड़ जाए कि किस तरीके से लिखना है, प्रॉपर आपको एग्जाम वाली फील आएगी, है ना। तो बिल्कुल एकदम हाइब्रिड सैंपल पेपर है, तो आप इसको जरूर से आप ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको यहाँ पर लिंक भी दे दी है, तो आप इसको अभी ऑर्डर करें और आज से ही अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और आप बैच के अंदर भी एनरोल हो सकते हो, तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और कमेंट सेक्शन में भी मैं इसको पिन कर दूंगा। तो उम्मीद करूंगा आप अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आज कि भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है। प्रॉपर स्लाइड्स तो मैंने बना करके रखी हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हाथ से खुद लिखते हुए पढ़ाता चला जाऊंगा, सो दैट आपको इस चैप्टर का एक प्रॉपर फील आ जाए बढ़िया तरीके से। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपसे कहूं भाई सेमीकंडक्टर क्या है, तो आप ऐसे समझ लो। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है? हमने अभी तक पढ़ा है भाई 3 टाइप के सब्सटेंस हमारे पास, 3 टाइप के मटेरियल है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इनके अंदर जो करंट है ये हमेशा फ्लो होता रहता है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो आप यहां पर ये देखें कि कंडक्टर तो एक सब्सटेंस हो गए, दूसरे सब्सटेंस होते हैं इंसुलेटर। कौन होते हैं?
इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो आप मुझे बताओ जरा करंट फ्लो होगा क्या? तो आंसर है इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो भी नहीं होता। लेकिन तीसरे जो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे सेमीकंडक्टर, और इस पूरे चैप्टर में हमें इन सेमीकंडक्टर को पढ़ना है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो आप ये समझिए कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर जो कहें कि सेमीकंडक्टर के पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी होती है और कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी होती है, तभी तो उसका नाम है सेमीकंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर है और आधा इंसुलेटर है। ठीक है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो है कि आधा ये आधा वो। ठीक, तो समझो जरा। तो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा इंसुलेटर हमेशा कंडक्टर की तरह। एक नियम है इनका, हाँ क्या, कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन टेम्परेचर है, या कहूं कि भाई बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अगर मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे केस में इस सेमीकंडक्टर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कब बनते हैं? जब एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब 0 केल्विन या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा के आपने रूम टेम्परेचर के बराबर कर दिया, सर रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर होता है 300 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर पे इसको एनर्जी मिलेगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टर के अंदर क्रिएट हो जाएंगे, और ये कैसे एक्ट करेगा? कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है। ये 0 केल्विन पे इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण करंट इनमें फ्लो नहीं होता, और ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर तक आते आते टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, या कहूं एनर्जी उससे इतनी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करते हैं, तो ये कंडक्टर की तरह रूम टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, एकदम माइंड मैप की तरह मैं आपको इसमें पढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अच्छा एग्जाम्पल्स तो आप लोग समझते हो, कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कॉपर हो गया भाई, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये कंडक्टर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या हो गए भाई? लकड़ी यानी वुड हो गई, प्लास्टिक हो गई, पेपर हो गई, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल जैसे कि सिलिकॉन हो गया, ठीक, जर्मेनियम हो गया, ये सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं कि इन सब की कंडक्टिविटी कितनी होती है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी, तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, मतलब इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में कितनी रेजिस्टेंस होती है ना, तो रेजिस्टिविटी जो है यह 10 टू द पावर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है बहुत ज्यादा कम, तो -2 से लेके -8 ओम मीटर। क्लियर है? इनकी रेजिस्टिविटी की बात करूं तो इसकी रेजिस्टिविटी भाई बहुत ज्यादा होती है, इंसुलेटर है क्योंकि ये होती है 10⁻11 से लेके 10⁻19 ओम मीटर, और इनकी रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर के बीच में वेरी करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहां पर लिख सकते हैं और आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? यहां पर अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में आपको बताना चाहूं तो आपको इस प्रकार से जो है ऐसे इनको याद कर सकते हैं भाई, सेमीकंडक्टर क्या है, इस तरीके से। क्लियर? ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं कि भाई सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, ये सब सेमीकंडक्टर हैं। क्लियर है? अच्छा, और मैं आपको यहां पर बता दूं कि डेफिनेशंस के साथ जो नोट्स होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप इन नोट्स को अपलोड कर पाओगे, मतलब डाउनलोड कर पाओगे। क्लियर है? तो देखो, अभी हमने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर, अब ये जो सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर बेसिकली आपके 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं। क्लियर है?
ठीक, चलो। तो सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप के, एक हो गए आपके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक। दूसरे हो गए आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी फर्दर दो टाइप हैं, इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एग्जांपल हैं। मतलब इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं। सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा, जर्मेनियम मतलब जर्मेनियम, जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसमें भाई मिक्सिंग कर दी जाती है, मिक्सिंग करके सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल है कुछ, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, और इसी प्रकार से एटसेट्रा आप यहां पे लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के एग्जांपल यहां पे जो है पॉलीपायरोल लिखा होगा, स्पेलिंग शायद कुछ और हो सकती है, सिंगल एल हो सकता है, पॉली एनिलीन लिखा होगा, ठीक है। और पॉली नाम से ही जो है ये स्टार्ट होंगे, क्लियर है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक। चलिए यहां पे आइड आ सकता है, हो सकता है लास्ट में आपको एक आध जगह देखने को मिल जाए, क्लियर। तो ये बेसिकली सेमीकंडक्टर टाइप है। अब हम यहां पर आपसे बात करेंगे, ये नोट सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सेमीकंडक्टर 2025 के नाम से ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि सेमीकंडक्टर जो है ये हमारे दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? सेमीकंडक्टर दो टाइप के हैं। सर ये फिर आपने क्या बताया था? तो अभी जो मैं टाइप बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, इंप्योरिटी के बेसिस पे, क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, क्लियर। तो सेमीकंडक्टर फर्दर हमारे दो टाइप के हैं, ठीक। एक होता है आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है आपका एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है? एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर है। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब नो इंप्योरिटी एडेड, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई है, नो इंप्योरिटी एडेड, क्लियर है। अच्छा, दूसरा जो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर है इसमें क्या है? इंप्योरिटी आपने ऐड की होगी, इंप्योरिटी एडेड, क्लियर है। अच्छा सर इंप्योरिटी का मतलब क्या है? धूल मिट्टी गंदगी इत्यादि से है क्या? नहीं, इंप्योरिटी का मतलब है कि जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में सिलिकॉन के अलावा सब इंप्योरिटी कहलाती है, ठीक है। जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के अलावा कोई और एलिमेंट आके मिक्स कर देंगे तो वो इंप्योरिटी कहलाती है, क्लियर है। अच्छा, तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, सिर्फ सिलिकॉन सिलिकॉन या सिर्फ जर्मेनियम जर्मेनियम के एटम ही पाए जाएंगे। अब देखो अगर आपके अंदर कोई जरा भी मिलावट नहीं है तो आपको दुनिया बहुत ज्यादा रोकेगी, आप जो है उतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर सकते, क्लियर। तो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा केवल तभी इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और केवल तभी जो है वो करंट फ्लो करा पाएंगे, क्लियर है। अच्छा, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी कैसी है भाई? लो है। देखो कैसी कंडक्टिविटी? लो। देखो आपको इतने बात बताई है मैंने कि करंट फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड है? करंट कब फ्लो होता है? जब फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कब फ्री होते हैं? जब उनको एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? टेम्परेचर से मिलेगी। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा केवल तभी जो है इलेक्ट्रॉन जो है उनको एनर्जी मिलेगी और वो फ्री हो पाएंगे, है ना। तो वही बात करी जा रही है कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में कोई मिलावट नहीं होने के कारण से वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर ज्यादा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
तो फिर करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ रही हैं तो वहां पे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होने के कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिससे करंट फ्लो नहीं होता। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कमी यह है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो, क्योंकि कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है। एक और बात आप यहां पे लिखेंगे कि ये जो है इनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स पाए जाएंगे। सर अब ये होल्स क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूं। क्लियर है। अच्छा, तो अभी आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन को कितने टाइप के सर? दो टाइप के। देखो, अगर मैं यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी मिलाई जाती है। क्लियर है। इंप्योरिटी मतलब दूसरे एटम, इंप्योरिटी का मतलब दूसरे एटम। तो दो टाइप की इंप्योरिटी यहां पे मिलाई जाती है। एक होती है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी और दूसरी होती है ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। क्या होती है? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है। अच्छा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से दो टाइप के, या कहूं कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से जो सेमीकंडक्टर बनके तैयार होता है इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी सब समझाता हूं, सारी बातें समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से जो सेमीकंडक्टर बनके तैयार होता है इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर अब ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मुझे सारी बातें समझाइए। तो मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। जैसे सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले हमें समझना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो क्या बोलोगे? इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ semiconductor with no impurities added in it. ठीक है। It is temperature dependent, it is temperature dependent and its conductivity इज लो। ये बातें हमने लिखी। अब देखो, अब आप ये समझो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल है दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मुझे कर लेना चाहिए, कोई मिलावट नहीं है इनके अंदर। अब अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? देखो, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? 2,8,4। मतलब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं भाई जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर जो है ये कितना? 32। तो जर्मेनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं 2,8, 18,4। मतलब जर्मेनियम के आउटर शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सभी की डिमांड क्या होती है? सारे एटम क्या चाहते हैं? खुद का क्या पूरा करना है? ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी चाहता है, सिलिकॉन भी चाहेगा और जर्मेनियम भी चाहेगा कि इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, है ना। मतलब इसकी जो आउटर शेल है पूरी तरीके से भरी रहे। क्या ये यही चाहते हैं? हाँ सर, ये चाहते तो यही है। ठीक है, तो ये सिलिकॉन क्या चाहेगा कि आइदर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, ठीक, तो यहां पे 8 पूरे हो जाएंगे, या फिर ऐसा हो जाए कि भाई ये 4 चले जाएं तो आउटर शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, है ना। तो ऐसा ही जर्मेनियम चाह रहा है। जर्मेनियम भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन कोई भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन कभी किसी को नहीं देता, है ना। तो आप ये बात समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम अपनी वैलेंसी मतलब ये अपनी आउटर शेल फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? आसपास के इलेक्ट्रॉन से, आसपास के एटम से इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं पाते, क्योंकि भाई कोई सिलिकॉन अपना एटम क्यों देगा दूसरे सिलिकॉन को, जबकि उसको खुद को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई जर्मेनियम दूसरे जर्मेनियम को अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि उसको भी तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, सिलिकॉन, एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। बोला जो है कि भाई कोई किसी को परमानेंटली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, हाँ, तो एक काम करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक, तो अब आप ये समझो इसको कि बेसिकली ये सिलिकॉन है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे की डिमांड को पूरा करने के लिए ये यहां पे जो है क्या करते हैं, ये देखो, जैसे मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन के एटम है। अब आप यहां पे समझिए कि क्या होता है, ये सिलिकॉन के एटम है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला सिलिकॉन क्या करता है कि इस पास वाले से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। अब क्योंकि ये भी तो, इसको भी तो डिमांड है, तो कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं देगा, तो सब क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग, कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें अभी इसने पास वाले से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी एक एक दे दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इससे ले लिया, एक इसको दिया, एक इससे ले लिया, एक इसको दिया, एक इससे ले लिया, एक इसको दिया, एक इससे ले लिया। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से कौन सी बॉन्ड बन जाती है दोनों के बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाती है। कौन सी बॉन्ड बन जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाती है। और ये कोवैलेंट बॉन्ड में कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो ये क्रिस्टल कैसा नजर आता है, तो अगर मैं इसको आराम से जो है एक आसान तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो देखो ये सिलिकॉन है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने क्या किया, पास वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बनाई। ये वाले सिलिकॉन ने क्या किया, इस वाले सिलिकॉन से बॉन्डिंग बनाई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इसको दिया। क्लियर है। अब ऐसा ही खेला यहाँ पे, अब ये चलता रहेगा, ऐसा ही खेल जो है यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। और ये सिलिकॉन का क्रिस्टल कुछ इस प्रकार का दिखाई हमें पड़ता है, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं भाई, दो लाइन ये बता रही है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया इसको, ठीक है। चलिए, तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हमें यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको देखता हूं ध्यान से, तो मुझे यहां पर नजर आता है कि ये सिलिकॉन, ये बीच वाला सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दिया, एक इससे ले लिया, एक इसको दिया, एक इससे ले लिया, एक इसको दिया, एक इससे ले लिया, एक इसको दिया और एक इससे ले लिया। इसी प्रकार के ये आसपास के सिलिकॉन के एटम भी कर रहे हैं, ठीक है। सभी में आप जो है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। अब इस साइड कौन है उसके हिसाब से पता पड़ेगा कि भाई लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। अगर प्योर सिलिकॉन बना रहे हैं तो आप इस साइड भी बना सकते हो भाई, ठीक है। इस प्रकार का ये इलेक्ट्रॉन जो है आप यहां पर देख सकते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर हमने सिलिकॉन का बना दिया है, ठीक है। चलो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या है, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इसके अंदर आप देख रहे हो सिलिकॉन के अलावा कुछ नहीं है और, ठीक। अच्छा, ये सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम का क्रिस्टल भी आप बना सकते थे, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, सुंदर और शानदार सा हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। अब आप ये देखो कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभी सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये बताओ कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये सभी ये एक ही तो काम कर रहे हैं, इन सब का टारगेट क्या है, मकसद क्या है, इन सब का मकसद ये है कि भाई ये सभी चाहते हैं कि सबका जो वैलेंस सेल है वो भरी रहे। मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉन अभी क्या काम कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये बताओ, क्या इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये फ्री हो जाए, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों नहीं हो रहे हैं, करंट क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सर फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए तो इन इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होना चाहिए, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस बॉन्ड को या कहें अपनी कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ करके बाहर जा सकता है। मतलब अभी आप इनके पास ऐसा बोल सकते हैं कि अभी इनके पास बस कम एनर्जी है। कैसी एनर्जी है, कम एनर्जी है। कम एनर्जी है तो अभी ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। और अगर ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो ये फ्री होकर के करंट कैरी करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे।
तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस बैंड में है। और यदि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और फ्री होकर के उनके पास ज्यादा एनर्जी आ गई तो हम उसको कंडक्शन बैंड में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा? वैलेंस बैंड में कौन रहेगा? वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो फ्री नहीं है। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो फ्री नहीं है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। अब कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे? वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं। फ्री होंगे तभी तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये सर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन के पास या चार्ज कैरियर के पास कितनी एनर्जी है ये बताने के लिए हम एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या बनाते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम। इस एनर्जी बैंड डायग्राम में दो टाइप की बैंड पाई जाती है। एक होती है वैलेंस बैंड। क्या होती है? वैलेंस बैंड। और दूसरी होती है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड को हम हमेशा नीचे दिखाते हैं, ठीक है, और कंडक्शन बैंड को हम हमेशा ऊपर दिखाते हैं। वैलेंस बैंड में क्या रखेंगे? वैलेंस बैंड में वो रखेंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड में पाए जा रहे हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड में हम उन इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे जो फ्री होके करंट बना रहे हैं। क्लियर है? बस इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अच्छा सर, अब आप यहां पर ये देखिए, क्या आप मुझे ये बताओ कि इस वाले शेल में, इस वाले क्रिस्टल में क्या करंट फ्लो हो रहा है अभी? क्या इस वाले क्रिस्टल में करंट जो है बन रहा है? सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉन बस अपनी वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं। अभी इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर करंट भी नहीं बनेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा जरा मुझे बताओ? बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने से हम ये देखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, और कोई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ करके फ्री हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जैसे ही अपन कोई बैटरी लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के हिसाब से आगे चल पड़ेगा, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। अब जैसे मान के चलो एक बॉन्ड टूटी तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, 1000 बॉन्ड टूटेंगी तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे जनरेट हो जाएंगे, है ना। तो सारा खेल किसका है यहाँ पे? टेम्परेचर का। अच्छा, एक और जो है जरूरी चीज यहां पर देखने को हमें मिल रही है कि यदि इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की खाली जगह बन गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या बन गई? खाली जगह बन गई। तो इलेक्ट्रॉन की इस खाली जगह को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। तो बेसिकली जब भी टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस टेम्परेचर से जो एनर्जी बढ़ेगी इससे कोवेलेंट बॉन्ड जो होगी ये ब्रेक होगी, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से यहां पे एक जगह जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, दूसरी जगह होल रह जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होल का जो पेयर है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब आप समझिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के गया तो उसकी जगह खाली जगह जो बन गई उसी को हमने होल बोला। तो बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ बनेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उतने ही होल पाए जाएंगे। सर होल क्या होता है? होल का मतलब है जिस जगह को छोड़ के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड में वो जगह जो है ये होल कहलाएगी। होल मतलब वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल का मतलब क्या है? वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जहां से होल चला जाता है वहां पर हम क्या बोलते हैं कि देखो जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पर कौन सा चार्ज हम बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो हम होल पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। ठीक है, और कितना चार्ज? जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वही पॉजिटिव वैल्यू में चार्ज हम कंसीडर करेंगे। तो होल को हम कैसा कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, और होल हमेशा कहां दिखाए जाएंगे? वैलेंस बैंड में, क्योंकि देखो होल ऐसे बीच में तो नहीं पाया जा सकता। होल तो कहां होगा? ऐसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही दिखाया जाएगा, और कोवेलेंट बॉन्ड को वैलेंस बैंड में शो करा जाता है। क्लियर है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसकी जगह पे होल बन जाएगा, मतलब खाली जगह को ही हम होल बोल रहे हैं। ठीक है, अब होल बेसिकली क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने
होल्स होंगे। क्लियर है? अच्छा, तो अभी आप यहां पर ये देखेंगे, यहां पर आप ये समझेंगे कि यदि मुझे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या बताता है कि किस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, सिंपल सी इतनी बात है। क्लियर है? अच्छा देखो, तो अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं और ये एनर्जी बैंड क्या है एक्चुअल, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर मैं इंट्रांसिक की बात करूं, किसकी बात करूं? इंट्रांसिक की। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इंट्रांसिक में आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। कितने डायग्राम? 2 डायग्राम। क्लियर है? अच्छा, ये एनर्जी बैंड बेसिकली इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो, होता क्या है कि एक एटम में करोड़ों जो है, मतलब एक क्रिस्टल के अंदर करोड़ों एटम होते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम, सॉरी कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल, किसी भी तरह का सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अंदर करोड़ों एटम होंगे। हाँ सर, उस सब्सटेंस के अंदर करोड़ों एटम होंगे। क्लियर है? अगर उस सब्सटेंस के अंदर करोड़ों एटम हैं तो क्या होगा? वो सब्सटेंस का जो न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है? तो इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कुछ वैल्यू होगी, है ना। इसका न्यूक्लियस भी इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ होगी, है ना। तो इस प्रकार से करोड़ों एटम है, तो वो सारे के सारे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस पे फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है? जिससे क्या होता है कि एनर्जी की बहुत बहुत सारी वैल्यूज हमें देखने को मिलती हैं, और उन वैल्यूज के आधार पे हमने 2 टाइप की बैंड बनाई। बैंड मतलब जैसे हमने देखा कि ये सारी वैल्यूज इतनी है कि ये कभी भी, इनके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इतनी एनर्जी से करंट नहीं बन सकता, तो हमने उस एनर्जी की रेंज को, उस एनर्जी की बैंड को वैलेंस बैंड में रखा। हमने कहा अगर इतनी एनर्जी होगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो हमने उसको कंडक्शन बैंड में रखा। ठीक है? तो बेसिकली आपको जो बात यहां पे समझनी है वो ये है कि आप इतनी सी बात समझ लें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है, इन वैलेंस बैंड के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पाए जा रहे हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। ठीक है? और अगर मैं कह रहा हूं कि अभी टेम्परेचर जो है, अभी क्या है, अगर अभी टेम्परेचर जो है ये 0 केल्विन के बराबर है, तो 0 केल्विन पर तो जो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब है इसकी कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो 0 केल्विन पे टेम्परेचर है ही नहीं, तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे नहीं, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन आजाद होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन अगर आजाद होगा नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मिलेगा तो कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से कंडक्शन बैंड इस तरीके से बनाई गई। ठीक है? अब देखो जरा, अब यहां पर समझो, यदि टेम्परेचर बढ़ के रूम टेम्परेचर या 300 केल्विन के बराबर हो जाता है ना, 300 केल्विन के बराबर हो जाता है, 300 केल्विन के बराबर टेम्परेचर हो गया, या बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आप मुझे बताओ जरा कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटती हैं, और टूट करके वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलग और होल अलग। इलेक्ट्रॉन अलग मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के कहां चला गया, ऊपर। कहां गया भाई? फ्री हो गया ना तो कंडक्शन बैंड में दिखाएंगे, और कंडक्शन बैंड में अगर दिखाएंगे तो नीचे की जगह क्या बन जाएगा, होल बन गया। ठीक है? इसी प्रकार से लेट्स से अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला गया तो इसकी जगह क्या बन गया, होल बन गया, और होल हमेशा कहां दिखाने, वैलेंस बैंड में। तो ये क्या है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर किसके लिए, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको हम बोल रहे हैं इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? अब इसी प्रकार से एनर्जी बैंड डायग्राम की जब भी मैं बात करता हूं तो एनर्जी बैंड डायग्राम में आपने ये तो देखा कि भाई 2 बैंड है। कौन कौन सी बैंड? एक है वैलेंस बैंड और दूसरी है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लगेगी ही लगेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई इसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर इससे कम वैल्यू एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। मतलब देखो, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है मतलब फ्री नहीं है, ठीक है, बंधा हुआ है।
क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कब पहुंचेगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको एनर्जी देनी होती है ना। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी गैप, या इसी को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि एनर्जी बैंड डायग्राम जो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए कितना बनता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं, आप हेडिंग बना सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, और जो एनर्जी बैंड डायग्राम आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो और पढ़ोगे, मैं आपको बता दूं भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 बार एग्जाम में जो है ये पूछे गए हैं, तो आप जरूर से इन एनर्जी बैंड डायग्राम को करें। यहां पर मैं आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, इनमें कोई थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ डायग्राम एज इट इज पूछे जाएंगे, तो आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ो, दिमाग में बिठाओ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर, आप इसको बनाएं भाई सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर और आपका ये मेटल। क्लियर है। अच्छा देखो जरा, तो अगर मैं यहां पर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूं, तो वो किस प्रकार से बनाऊंगा, आप यहां पर ध्यान देंगे। देखिए, तो सबसे ऊपर क्या रहेगी, सबसे ऊपर रहेगी कंडक्शन बैंड। क्या रहेगी, कंडक्शन बैंड। ठीक है, नीचे क्या रहेगी, नीचे रहेगी वैलेंस बैंड। क्लियर है। अच्छा, तो इस प्रकार से जो है ये ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं किसके लिए, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, पहला डायग्राम लेट्स से इंसुलेटर के लिए, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, तो याद रखिए कि बेसिकली ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। इस डायग्राम में बस हमें ये बताना है कि इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। मतलब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वैलेंस बैंड में, उनको जब तक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, ये ऊपर नहीं जाएंगे। क्लियर है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी तब जाके ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के पहुंच सकते हैं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम इंसुलेटर का रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा नहीं है कि आपने 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी तो सभी इलेक्ट्रॉन के चले जाएंगे, नहीं, कुछ इंसुलेटर के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है, किसी के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है, अलग अलग इंसुलेटर के लिए डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जितने भी इंसुलेटर हैं उन सबका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखी है। अगर मैं बात करूं कि यदि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम निकला, एनर्जी गैप यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो वो जो है मटेरियल सेमीकंडक्टर कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है। पहली वैल्यू अगर मैं यहां पर कहूंगा तो ये जो पहली वैल्यू है, दिस इज फॉर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है, दिस इज 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप की वैल्यू है, दैट इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को यदि 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी तो ये वैलेंस बैंड से भाग करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और अगर 0.72 से कम एनर्जी मिली, लेट्स से 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसा नहीं है कि बीच में मंडराता रहेगा, ये वैलेंस बैंड में ही रहेगा। ठीक है, जब तक पूरी एनर्जी या ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी ये कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अब बात करेंगे भाई मेटल की, तो मेटल में तो आप लोग समझते हो कि भले ही टेम्परेचर बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, मेटल के अंदर तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यही तो हमने पढ़ा है कि मेटल के अंदर हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल के अंदर आप ये पाएंगे कि जो बैंड्स हैं ये मिक्स कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो ये जो रीजन है, ये जो बीच वाला जो इलाका है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी बैंड्स। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी। जैसे कि वैलेंस बैंड की एनर्जी लेट से यहां तक थी, तो कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वैलेंस बैंड में घुस गई। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर गए, ओवरलैप। सर नीचे तो वैलेंस बैंड होता है, नहीं, मैं कह रहा हूं कि वैलेंस बैंड तो यहां तक था, लेकिन कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो बीच में घुस गई। मतलब इनके लिए कोई एनर्जी गैप नहीं है। एनर्जी गैप कितना है, एनर्जी गैप इक्वल टू 0। एनर्जी गैप कितना है, एनर्जी गैप इक्वल टू 0, मतलब 0 एनर्जी गैप है, कोई एनर्जी आपको यहां पर नहीं देनी। ये क्या है, ये ओवरलैपिंग ऑफ बैंड है। क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स। बैंड्स जो है ओवरलैप कर रही हैं, उसको हमने यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करा हुआ है। क्लियर है,
उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने इस प्रकार से एनर्जी गैप डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम जो है सबके लिए बनाया। कोई थ्योरी नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, इसी प्रकार से आपको प्रॉपर करना है। टेलीग्राम पे बिल्कुल डेफिनेशन वगैरह के साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। टेलीग्राम पे सब कुछ अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल में फाइल सेक्शन में जाओगे, जैसे आपको यहां पर बता दूं, आप जैसे ही फाइल सेक्शन में जाओगे, मैं आपको बता देता हूं भाई कि यदि किसी बच्चे को टेलीग्राम पे नोट्स ढूंढने की जरूरत पड़े तो देखो, ये टेलीग्राम में गए और टेलीग्राम में जाओगे तो यहां पर देखो अभिषेक साहू सर फिजिक्स, ये आप यहां जाओगे तो देखो फाइल सेक्शन में, पता नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, फाइल सेक्शन में जाओगे तो ऊपर की साइड देखो ये ऑप्शन आ गया। अब मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं वेव ऑप्टिक्स, वेव, तो आपको वेव ऑप्टिक्स 2025 के नोट्स ऐसे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जब मैं सर्च करूंगा ना सेमीकंडक्टर 2025, तो ये नोट्स भी मैं इमीडिएटली यहां पर अपलोड कर दूंगा, तो ये नोट्स भी आपको यहां पर ऐसे मिल जाएंगे। समझ गए ना बात को? इसलिए आप प्रॉपर पूरा चैप्टर समझ लो, नोट्स आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और बाकी इसको आप साथ साथ में मेरे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब जैसे हमने इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा, तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और ये सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, जो हमने पहले थोड़ा सा ये डायग्राम बनाया था। क्लियर है? तो वापस से हम यहां आ जाते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम सबके लिए बनाएंगे। ठीक, तो ये मैं सिर्फ मैंने उस वाली स्लाइड की कॉपी इसको कर लिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं एक नई स्लाइड यहां पर फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, पुरानी वाली स्लाइड को खत्म नहीं किया, बस उसी में मैं चेंज कर दूंगा। क्लियर है? तो देखिए जरा, अब हमें बनाने एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। क्या बनाने हैं? एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। मतलब हम समझते हैं कि जो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर हैं ये तो टेम्परेचर के हिसाब से चलते हैं। टेम्परेचर कम तो करंट फ्लो नहीं होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से तो हम ये देखते हैं कि भाई कभी भी हम शिमला चले गए, कुल्लू मनाली चले गए, जीरो टेम्परेचर है तो मोबाइल काम नहीं करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर उसी से बन रहा है। लैपटॉप काम नहीं करेंगे, क्योंकि लैपटॉप वगैरह भी सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, वो हर टेम्परेचर पे बढ़िया तरीके से चलता रहे, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसके अंदर ना आए। तो इसके लिए हमें चाहिए दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने की तैयारी, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के हमने आपको बताए, एक है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। चलिए, तो मैं कौन सा जो है टाइप बना रहा हूं वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात यहां आपसे खुद से पूछूंगा, सर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम के एग्जांपल भी ले सकते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिलिकॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है 2,8,4, मतलब सिलिकॉन के आउटर शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। अब ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। आप देख रहे हैं कि सारे जो एटम है क्रिस्टल के अंदर वो सिलिकॉन के ही पाए जा रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। तो अब अगर एक काम करता हूं कि यदि मैं सिलिकॉन के अंदर एक फास्फोरस का एटम मिला देता हूं, सर फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है, और 15 एटॉमिक नंबर है तो 2,8,5, 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की वैलेंस सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? फास्फोरस की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? मतलब आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए गए। जैसे इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए गए। हमने क्या किया कि सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन को गर्म किया, मेल्ट किया, फास्फोरस लिया थोड़ा सा, उसको गर्म किया, मेल्ट किया और सिलिकॉन के अंदर पूरा फास्फोरस घोल दिया। मतलब फास्फोरस क्या होगा? सिलिकॉन के एटम्स के बीच में जाकर के क्रिस्टल में कहीं जाकर के बैठ जाएगा, है ना, एक दूसरे की जगह तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहां पर ये देखें कि अब क्या होगा कि लेट्स से फास्फोरस ले जाकर के हमने यहां पर रख दिया। क्या रख दिया? फास्फोरस। तो अभी फास्फोरस पहुंच गया, तो फास्फोरस के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि ये सिलिकॉन के बीच में जाकर ही कहीं बैठेगा, तो आप ये पाएंगे कि ये सिलिकॉन, पहले सिलिकॉन था, यहां पे सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया इसने, ये खुद जाकर के बैठ गया, सिलिकॉन कहीं पास में खिसक गया होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा ये, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेगा? 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन की तो ये शेयरिंग करेगा।
ठीक है। अब 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो काम पे लग गए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है, अब क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है और ये तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन देने को ही तैयार बैठा है ना। तो ये फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलते ही, जो कि बहुत कम एनर्जी है, मिलते ही ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब एक फास्फोरस एटम हमने ऐड किया, उस फास्फोरस एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 4 आसपास के सिलिकॉन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, थोड़ी सी एनर्जी पाते ही ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया। क्या हो गया, फ्री हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि एक फास्फोरस एटम ऐड करने से हमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। कितने, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो बताओ जरा कि अगर हमने 100 फास्फोरस एटम इसके अंदर ऐड कर दिए तो आपको कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो हमें मिल जाएंगे सर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मिल जाएंगे, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये बात क्लियर है। इसका मतलब यह है कि बताओ क्या अब टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है या फिर हमेशा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे अवेलेबल रहेंगे, जल्दी से मुझे बताओ, क्या टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है या यहां पर हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? एक बार में बोलो, कमेंट सेक्शन में लिख जाना चाहिए आंसर, कमेंट सेक्शन में लिख जाना चाहिए। क्या टेम्परेचर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है या हमेशा यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? सर हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि आपने क्या करी है, आपने यहां पर फास्फोरस एटम की मिक्सिंग की है। क्या किया आपने, फास्फोरस एटम की मिक्सिंग की है। आपने अभी क्या किया, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर था, क्या था, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक की स्पेलिंग क्या है, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया, कोई दूसरा एटम मिला दिया, है ना, कोई दूसरा एटम। अच्छा, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ जरा, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, 5। 5 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, फिजिक्स में, पेंटा। तो आपने इसके अंदर कौन सा एटम मिलाया, पेंटावेलेंट। तो आपने इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब आपने पेंटावेलेंट एटम, जिसको हम प्यार से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी भी कहते हैं, ये मिला दी, तो इससे क्या हो गया, इससे इसके अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे सर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज से यहां पर इंस्पिरेशन ली गई और इसको जो नया टाइप इसका जो बना, दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर किसका पार्ट है, ये एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर का पार्ट है। किसका, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर का टाइप है। इंट्रांसिक जो खुद के इंटरनल गुणों के कारण हो, एक्सट्रांसिक मतलब जिसमें बाहर से कोई मिलावट की गई हो, है ना, एक्सटर्नल जो मिलावट की गई है, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसेस, मिक्सिंग की जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो आप यहां पर देखो जरा, द फेनोमेना ऑफ या द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर, टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डोपिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इज कॉल्ड डोपिंग। और जो इंप्योरिटी एटम आप मिला रहे हो, है ना, इंप्योरिटी एटम, और जो इंप्योरिटी एटम हम मिला रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, डोपेंट। इंप्योरिटी एटम इज कॉल्ड, आप इसको बोल रहे हैं डोपेंट। क्या बोल रहे हैं, डोपेंट। क्लियर है। अच्छा, ये बताओ जरा मुझे, आप मुझे ये बताइए कि ये जो फास्फोरस आपने मिलाया है, ये फास्फोरस इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। ये फास्फोरस आपने मिलाया है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है? आंसर है सर ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम इसको बोलेंगे डोनर एटम। क्या बोलेंगे, डोनर एटम। क्या बोलेंगे, डोनर एटम। अब क्योंकि हमने इसी की डोपिंग की है ना, तो इसको हम जो है डोपेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपेंट। तो डोपेंट बेसिकली क्या है, यहां पे डोनर एटम है। क्या है, डोनर एटम। और डोनर कैसा होगा, फिर पेंटावेलेंट होगा। कैसा, पेंटावेलेंट। सर क्या फास्फोरस ही मिला सकते हैं? नहीं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल्स आप लिख लें,
है ना, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो याद रखो जब भी सिलिकॉन की बात करेंगे तो फॉस्फोरस ही मिलाएंगे, ठीक है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे जर्मेनियम में आप Sb मतलब एंटीमनी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, एंटीमनी मिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये यहां पर क्या मिलाओगे, फॉस्फोरस मिलाओगे, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फर मत समझ लेना, फॉस्फोरस, ठीक है। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की हम बात करेंगे, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक, तो जर्मेनियम अगर होगा, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के अंदर आप मिलाओगे इंडियम, ठीक है, और इसको हम IN से रिप्रेजेंट करेंगे ना, चलो कोई बात नहीं, इंडियम मिलाएंगे, चलो कंफर्म कर लेंगे। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो सिलिकॉन के अंदर हम मिलाते हैं दैट इज एल्यूमिनियम, क्या मिलाते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, ध्यान रखना है इनको, क्लियर है। अच्छा, ये इतनी सारी बातें हुई। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखो, क्या सर अंधाधुन जो है फायरिंग कर सकते हैं, मतलब अंधाधुन मिक्सिंग कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि भाई बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए हो तो खूब सारे हमने जो है इसके अंदर डोपिंग कर दी, नहीं। आप हमेशा डोपिंग करेंगे, हमेशा जो डोपिंग करेंगे दैट इज फ्यू पार्ट्स पर मिलियन। डोपेंट कैसे होंगे, फ्यू पार्ट्स पर मिलियन, मतलब अगर 1 मिलियन सिलिकॉन के क्रिस्टल, सिलिकॉन की एटम है तो उसके अंदर 2 4 10 जो है आप दूसरे इंप्योरिटी ऐड कर सकते हो, 2 4 10 एटम। ऐसा नहीं कि लाखों, अगर जो है 1 लाख सिलिकॉन के एटम थे तो आपने 50,000 फॉस्फोरस मिला दिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर है। तो आप यहां पर देखो, ये हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है। अच्छा, तो आप मुझे जरा यहां पर बताओ कि यहां पर क्या बने, यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का के होल्स का। जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि यहां पर किन चीजों का फॉर्मेशन हुआ, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ या होल्स का, जल्दी जल्दी से एक बार बताओ और मुझे कमेंट में बताना, मुझे जानना है आपसे पर्सनली कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जल्दी से आप टाइमिंग लिखो कि सर इतने बज के इतने मिनट तक मुझे पूरा समझ में आ चुका है। आपके कमेंट को बिल्कुल मैं हार्ट दूंगा अपनी साइड से, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप रिकॉर्डिंग में भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं सभी यूट्यूब वाले बच्चे, है ना। चलो, तो अभी जो है आप ये मुझे बताइए कि यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे या होल्स भी हैं। तो सर अगर हम बात करें डोपिंग से, तो डोपिंग जैसे हमने फास्फोरस की है, तो यहां पर जो है, यहां पर अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, होल तो बिल्कुल भी नहीं है। सर क्या यहां पे होल जनरेट होंगे, तो आप मुझे बताओ जरा कि हाँ, देखो ये तो डोपिंग का इफेक्ट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, लेकिन टेम्परेचर के कारण भी तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगी, है ना। तो आप यहां पर लिखेंगे कि ड्यू टू टेम्परेचर, किसके कारण, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ड्यू टू टेम्परेचर पूरा लिख दूं, ड्यू टू टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, कोवेलेंट बॉन्ड जो है टूटती हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल फॉर्म, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएगा। मतलब पहले से बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए थे डोपिंग करने से, अब फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े से और बढ़ गए। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ये डोपिंग करने से मिली, प्लस कुछ टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड टूटी उससे। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से बहुत ज्यादा थे, अब कोवेलेंट बॉन्ड के कारण और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, लेकिन होल तो पहले से नहीं थे ना, और टेम्परेचर के कारण यहां पर होल्स क्रिएट हो गए। तो होल की जो डेंसिटी होगी ये उतनी ज्यादा नहीं होगी, होल की डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये बातें आपको यहां पर याद रखनी है। और एक और जरूरी बात आप यहां पर याद रखें, लेकिन Ne और NH की वैल्यू इक्वल तो नहीं है, लेकिन Ne और NH का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं Ni स्क्वायर, क्या बोलते हैं, Ni स्क्वायर। Ne और NH का जो मल्टीप्लाई है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और Ni क्या है, Ni है इंट्रांसिक, इंट्रांसिक कैरियर, इंट्रांसिक कैरियर की डेंसिटी है,
इंट्रांसिक कैरियर डेंसिटी। क्लियर है? चलिए, तो ये बातें हुई, ये काफी सारी बातें। तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पे बना दिया? तो ये हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि एक्सट्रांसिक का टाइप है या पार्ट है, वो हमने यहाँ पर रेडी कर दिया है। क्लियर है? इतनी सारी बातें काम की हुई, बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, और इनके हम जो है यहां पर डायग्राम भी बात करेंगे। अच्छा, डोनर को में कितनी एनर्जी देनी पड़ती है तब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है? तो डोनर के इलेक्ट्रॉन को अगर जो है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मिल गई तो ये फ्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल कैसे बनेगा। जो भी जरूरी बातें हैं वो सब आपको यहां पर जो है लिखवा दी जा रही हैं, बाकी आप नोट्स में से आप एक बार टैली कर लेना कि भाई मुझे क्या क्या लिखना है। ठीक है? तो देखो, ये मेरे पास पहले प्योर सिलिकॉन का ये क्रिस्टल होगा, यहां पर सिलिकॉन ही बैठा होगा। अब हमने क्या किया, अब डोपिंग तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, ना, तो डोपिंग को मैं बिल्कुल यहां से हटा देता हूं। ठीक है? अब हमारे पास इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर था, इस बार हमने क्या किया, हमारे पास इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर था, इस बार हमने क्या किया, चलो ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि कहां पे कौन सी मिक्सिंग करनी है। ठीक है? इस बार हमने सिलिकॉन में जो है, फास्फोरस के बजाय हमने इस बार एल्यूमिनियम मिलाया। क्या मिलाया? एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्योंकि 13 है तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2,8,5, कितने, सॉरी 2,8,3। इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 2,8,3। ठीक है? तो अगर मैं एल्यूमिनियम बीच में फंसा देता हूं, सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की मिक्सिंग कर देता हूं, तो आप मुझे बताओ कि क्या होगा इसके कारण से। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या होगा कि एल्यूमिनियम के ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड है ये नहीं बना पाएगा। ये क्या कर रहा है? चारों सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले तो रहा है, लेकिन चारों को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है ना, क्योंकि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ही सिलिकॉन के साथ ये अपनी वैलेंसी शेयर कर सकता है, ये अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है वो शेयर कर सकता है। ये जो चौथा जो सिलिकॉन है, अब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर क्या आ गई? देखो, सिलिकॉन जब था तो यहां पर सभी के साथ बॉन्डिंग बन रही थी, लेकिन सिलिकॉन की जगह जब एल्यूमिनियम आ गया तो एल्यूमिनियम के आने से क्या हुआ? एल्यूमिनियम के आने से यहां पर जो है ये 3 के साथ तो शेयरिंग कर ली, चौथे के साथ नहीं कर पाया, तो चौथी वाली ये जो बॉन्ड है ये खाली रह गई। क्या रह गई? खाली रह गई। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आप यहां पर समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो डिमांड है, इलेक्ट्रॉन की जो नीड है, उसी को हम क्या बोलते हैं? होल। क्या बोलते हैं? होल। तो आप यहां पर मुझे ये बताओ कि एल्यूमिनियम के आने से, किसके आने से? बोल के बताओ जल्दी से। एल्यूमिनियम के आने से यहां पर क्या क्रिएट हो गया? तो एल्यूमिनियम के आने से यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। तो अगर एक एल्यूमिनियम आया तो यहां पे एक होल बन जाएगा, अगर 100 एल्यूमिनियम आए तो यहां पे 100 होल बन गए। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि यहां पर एल्यूमिनियम आया तो आप मुझे बताइए कि यहां पर जो है क्या क्रिएट हो गए? होल क्रिएट हो गए। तो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि 1 करोड़ एल्यूमिनियम आए तो 1 करोड़ जो होल्स है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे कि होल ज्यादा होंगे? सर यहां तो होल ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने कौन सी मिक्सिंग किया है? ट्राइवेलेंट। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? सर कम। क्या देखो, अभी यहां पे क्या है? होल्स हैं। क्या है? ओनली होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर भी फिर से कि ड्यू टू टेम्परेचर के कारण कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और यहां पे नए इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे। मतलब होल तो पहले से थे तो अब उसमें और ज्यादा हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री नहीं थे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि होल डेंसिटी जो है पी टाइप में ये बहुत बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
पी टाइप में बहुत कम है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये जो है कांस्टेंट रहने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ni क्या है? इंट्रांसिक कैरियर डेंसिटी, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल फ्री इंट्रांसिक में फ्री रहते थे उसी को हम बोलते हैं Ni। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर देखो जरा, यहां पर हम प्रॉपर बना लें भाई कैसे चीजों हमने डिजाइन की। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या मिलाया? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। क्या मिलाई? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, मतलब जिसका आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाई। तो ये क्या बन गया? कौन से टाइप का? इसके अंदर कौन से कैरियर हैं? होल हैं। तो ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल। क्या बन गया? पी टाइप सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल। तो ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल, है ना, क्योंकि होल को आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो वहां से बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल। एक एक बात धागा खोल रहा हूं उसका और आपको समझा रहा हूं कि भाई यहां से जो चीज कह रहा हूं ना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? अच्छा, एक चीज समझिए जरा, ये जो एल्यूमिनियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि किसी का दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठा है? आंसर है सर ये तो एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठा है। तो यहां पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कौन सा एटम हुआ? डोनर के एक्सेप्टर। सर ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर एटम है। कौन सा? एक्सेप्टर एटम है। ठीक है? और ये बेसिकली क्या है? इसकी भी हमने डोपिंग की थी तो हम इसको बोलते हैं डोपेंट। और एक्सेप्टर के लिए जो एनर्जी चाहिए ये चाहिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो वो इसके अंदर आकर के घुस जाएगा। अच्छा, तो यहां पर ज्यादा मात्रा में क्या पाया गया? ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? होल के इलेक्ट्रॉन। ज्यादा में क्या है? होल या इलेक्ट्रॉन? बताओ जरा। तो सर ज्यादा क्वांटिटी में तो यहां पे होल्स हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं। एक होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और दूसरे होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कौन से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जो ज्यादा है उनको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और जो कम है उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहां पर क्या ज्यादा है? तो यहां पर होल्स ज्यादा हैं, तो होल यहां पे मेजॉरिटी है। ठीक है? तो होल किस में? पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और एन टाइप में कौन है? एन टाइप में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अच्छा, और यहां पे माइनॉरिटी में कौन है? माइनॉरिटी में जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। सर ये होल किस प्रकार से करंट बनाते हैं? तो देखो, ये एक्चुअल में होल क्या होता है? होल तो इलेक्ट्रॉन की फ्री स्पेस है, खाली जगह है, वैकेंट सीट है। तो कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बनाते हुए पहले तो जो है यहाँ पे आता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो भाई ऐसी चीज है कि जो अपनी जगह छोड़ के दुनिया में घूमना चाहता है कि नहीं? तभी तो फ्री हो जाता है इतनी जल्दी। तो आप यहां पर देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते जैसे ही इस होल के अंदर आएगा फिर ये वापस नहीं जाएगा, तो इसकी जगह पे जो है यहीं पे बॉन्डिंग बनाता रहेगा। इसकी जगह पे एक नया होल यहां क्रिएट हो गया। ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन घूमते घामते आया, लेट से यहां से आया और ये यहां पर आकर के बैठ गया, तो इस जगह पे नया होल बन गया। कोई इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आया और यहां पे जाके बैठ गया, तो इसकी जगह पे होल बन गया। तो इस होल के कारण अब आप ये देख रहे हो कि चार्जेस का जो फ्लो है ये बढ़ गया, है ना? इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई होल के कारण ही तो चार्जेस का फ्लो बढ़ा है, तो हम बोलते हैं कि होल भी चार्ज कैरियर है। ठीक है? होल के कारण भी यहां पर मूवमेंट जो है ये होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बातें आपको यहां पे समझ में आई होंगी। तो आप मुझे बताओ जरा कि माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर कौन है? अच्छा, ये वाले केस में आप बताओ, ये वाले केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ? यहां पे इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ? पिछले वाले केस में जो हमने अभी पढ़ा एन टाइप, माइनॉरिटी में होल्स रहेंगे। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमने यहां पे पढ़ी। काफी इंपॉर्टेंट एक एक बात है जो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। अब यहां पर जो हमें पढ़ने वाली जरूरत है ये क्या है भाई? यहां पर जो हमें पढ़ना है दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैंड डायग्राम। इसके कितने बार पूछे गए हैं सर? कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है? तो जल्दी से हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे और यहां तक आप मुझे बताओ कि सर मुझे पूरा समझ में आ रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो कि सर आपने क्या बेहतरीन पढ़ाया सर मजा आ गया सर, मुझे पूरा समझ में आ रहा है।
जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिख करके जाओगे। भाई इतनी दिल से खुशी होगी कि जब आपका कमेंट पढ़ता हूं तो लगता है, जब बच्चों के कमेंट आते हैं तभी लगता है कि हाँ बच्चों तक मेरी बात बहुत ईमानदारी से पहुंच पाई, और तभी जो है एहसास होता है कि हाँ आपने बढ़िया पढ़ाया होगा, और नए वीडियो में नए लेक्चर में और ज्यादा मेहनत करने की इच्छा और मन होता है ना। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि भाई आप हमारा जो एडू कार्ड का सैंपल पेपर है ना, इसको जरूर से आप लें, क्योंकि इसके अंदर आप बढ़िया से आपको जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो इसके बाद आपको अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, तो आपके लिए एकदम जो है बेहतरीन जो पेपर है आपका वो फंसने वाला है। क्योंकि देखो आप PYQ लगा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन नए क्वेश्चंस अगर नहीं लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। क्लियर है? चलो तो मैं आपको यहां पर जो है अब बता रहा हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। जल्दी से एक बार आप हेडिंग बनाएं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो जल्दी से आप एक बार मुझे बताएंगे कि होल्स, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ जरा मुझे। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे शो करेंगे, कंडक्शन बैंड में कि वैलेंस बैंड में? सर कंडक्शन बैंड में। कौन सी बैंड में? कंडक्शन बैंड में। तो ये हो गई कंडक्शन बैंड और ये हो गई वैलेंस बैंड। ठीक है, चलो कौन से टाइप के लिए? एनर्जी बैंड डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एनर्जी बैंड डायग्राम कंडक्शन बैंड के लिए। आप ऐसे लिख भी सकते हो कि ये क्या है, ये एनर्जी है, ऊपर की साइड जो आप क्या दिखा रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर? चलो दोनों साइड ऐसे दिखा सकते हो आप। चलिए देखो, तो अभी अपन मेन बात समझेंगे, देखिए तो अगर मैं यहां पर आपसे ऐसे बोल रहा हूं कि वैलेंस बैंड में कौन, ये किसके लिए है? एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए। वैलेंस बैंड में कौन पाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एन टाइप है तो एन टाइप में जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है पेंटावैलेंट का वो फ्री हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को कहां दिखाते हैं हमेशा? कंडक्शन बैंड पे। कहां दिखाए? कंडक्शन बैंड में। तो यहां पे कंडक्शन बैंड में भी आपने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। ठीक है सर, समझ में आ गया? क्लियर? अब आप एक बात बताओ कि एन टाइप, और एन टाइप में यदि टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से बड़ा या 300 केल्विन है तो क्या होगा कि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे टेम्परेचर बढ़ने से, और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चले गए है ना तो यहां पर आपको कुछ होल भी देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लेट से ऊपर चला गया तो इसकी जगह पे यहां पर एक होल बन गया। क्लियर है? चलो तो ये हमने आपको यहां पर समझाया कि ये एन टाइप के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक है, अच्छा पी टाइप की बात करूंगा तो आप मुझे बताओ पी टाइप में क्या पाया जाता है? पहले तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, वैलेंस सेल में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ सर हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन पी टाइप में मेजॉरिटी में क्या पाया जाता है? होल्स। तो क्या मैं होल्स को कंडक्शन बैंड में लिख सकता हूं, बना सकता हूं? नहीं सर, होल्स को तो सिर्फ और सिर्फ जो है, या कहूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। तो नीचे जो आप बनाएंगे दैट विल बी होल। तो इस बार जो होल्स होंगे ये आप थोड़े से ज्यादा जो है यहां पर बनाएंगे, ज्यादा होल्स आप यहां पर शो कर देंगे, सो दैट ये पता पड़े कि भाई पी टाइप है और होल्स जो है ये मेजॉरिटी में है। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे से ऊपर की ओर भाग जाते हैं, जिससे उनके जगह भी क्या यहां पे बन जाते हैं? नए होल्स जो है क्रिएट हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से ऊपर की साइड चले जाते हैं, जिससे उनकी जगह भी क्या बन जाते हैं? नए होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां पर जो है मैं बोल सकता हूं, यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये क्या है? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऊपर हमने दिखा दिए पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन तो केवल कब डेवलप होते हैं? जब टेम्परेचर 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर या फिर 0 केल्विन से बड़ा हो। इस प्रकार से आप एनर्जी बैंड डायग्राम यहां पर बनाते हैं। लेकिन इस डायग्राम में एक चीज और रह जाती है। सर क्या रह जाता है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में अभी एक कमी है, जैसे कि एन टाइप वाला जो एटम है, एन टाइप, ध्यान करो, एन टाइप मतलब पेंटावैलेंट डोपिंग। पेंटावैलेंट का जो एटम है ये कैसा होता है भाई? पेंटावैलेंट का जो एटम होता है ये डोनर कहलाता है। क्या कहलाता है? डोनर। ये क्या प्रोड्यूस करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन।
और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ये कंडक्शन एरिया में लाई करती है ना, कहां पे, कंडक्शन रेंज के आसपास, है ना। तो क्योंकि डोनर एटम की जो एनर्जी है, डोनर की ये एनर्जी जो है हम कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे दिखाते हैं और इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी, और ये एनर्जी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पी टाइप में क्या पाया जाता है, पी टाइप में एक्सेप्टर एटम होता है, और एक्सेप्टर में क्या पाया जाता है, होल, है ना। और होल जो है हम वैलेंस बैंड के आसपास दिखाते हैं, तो इसको हम यहां पर हम बोल देंगे एक्सेप्टर एनर्जी, और इसकी एनर्जी जो होगी दैट विल बी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहां पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाई। और ये क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम, और ये कितनी बार पूछे गए हैं सर, ये अनेकों बार पूछे गए हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम कितनी बार पूछे गए, ये अनेकों बार पूछे गए हैं। फॉर किसके लिए, एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो सारी चीजें आपको अभी बताई वो आप सब कुछ यहां पर कर सकते हैं। यहां पर जो है आप दो डिफरेंस जरूर से पढ़ें, अगर इसके अंदर लिखा होगा तो काफी है, और अगर नहीं लिखा होगा तो आप यहां से, मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो भाई, देखो जरा, तो आप जरूर से पढ़ ले भाई ये सारी चीजें। ये इंट्रांसिक की प्रॉपर्टीज हैं, ये इंट्रांसिक की प्रॉपर्टी, ये कंडक्टिविटी लो है इनके अंदर, ये टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो टोटल करंट है ये Ne और NH को मिलाकर के इसके अंदर बनता है। एक्सट्रांसिक की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रांसिक के बारे में जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं ये यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप आर्सेनिक भी रख सकते हैं भाई, AS जो है, ठीक है, AS जो आर्सेनिक है ये भी पेंटावेलेंट एटम हो गया, ठीक है। ट्राईवेलेंट में बोरॉन तो हमने लिखवाई, शायद बोरॉन नहीं लिखवाया तो बोरॉन भी लिख सकते हैं। ये जो है एक्सट्रांसिक की कुछ प्रॉपर्टीज की बात हो गई, है ना। एक्सट्रांसिक में ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, और इसको साफ सुथरे ढंग से आपको जो है नोट्स में ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, ठीक। टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ सकते हो। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि भाई नोट्स जो है, जो हमारे प्रिंटेड नोट्स हैं, ये इस टाइप के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, या आप हमारे ऐप से, चाहे विनर्स बैच, चाहे आप अभिषेक साहू सर फिजिक्स ऐप, या फिर आप हमारा जो राइजर्स ऐप है, राइजर्स ऐप पर आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। इस टाइप के जो नोट्स हैं वो आपको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना, फ्री सेवा हमारे साइड से। ये आप इसको डाउनलोड करके, ये देखो जरा, जिनकी मैं बात कर रहा था, इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक के बीच में डिफरेंस जरूर से एक बार रीड कर लेना, मैंने सब पढ़ा दिया है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एन टाइप पी टाइप के बारे में आप एक एक बात पढ़ोगे, आपको यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक नई बात जो देखने को मिल रही है, जो शायद अभी हमने जिस पे डिस्कशन नहीं करा है, दैट इज फर्मी लेवल एनर्जी। क्या, फर्मी लेवल एनर्जी। तो फर्मी लेवल एनर्जी क्या होता है, या सिंपल फर्मी लेवल। तो देखो, फर्मी लेवल जो है ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, इसी को हम बोलते हैं फर्मी लेवल, है ना। तो फर्मी लेवल बेसिकली जो है एक रेफरेंस पॉइंट है ना, कि इससे ज्यादा एनर्जी है तो कहां होगी, इससे कम एनर्जी है तो कहां होगी। तो अगर हम बात करें तो एन टाइप की, जो एन टाइप के लिए फर्मी लेवल जो है ये कंडक्शन, क्योंकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो कंडक्शन बैंड के पास में पाई जाती है एन टाइप के लिए फर्मी लेवल, और पी टाइप में क्योंकि होल्स होते हैं तो फर्मी लेवल पी टाइप के लिए वैलेंस बैंड के पास पाई जाती है। क्लियर है। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर समझा और सिखा दी गई हैं, नोट्स भी कैसे और कहाँ मिलेंगे ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो चलिए अब हम नए टॉपिक की ओर आ जाते हैं, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, और नया टॉपिक हमें जो पढ़ने को मिलेगा दैट इज, देखिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं भाई पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, सारी चीजें, इसके पीछे की जो कहानी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, तो बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखो, अभी तक हम पढ़ते थे भाई कंडक्टर, क्या पढ़ते थे, कंडक्टर। तो कंडक्टर जो है इसके अंदर क्या होता है कि कंडक्टर की खास प्रॉपर्टी है कि आप कैसे भी जो है करंट फ्लो कराने की कोशिश करो, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है। जैसा अगर आप एक बैटरी लें और इस तरीके से कनेक्ट करा दें तो करंट की डायरेक्शन
ये हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। अब अगर आप सेम कंडक्टर लें और अगर बैटरी जो है इस प्रकार से कनेक्ट कर दें, इस प्रकार से बैटरी कनेक्ट कर दें कि इस बार आपका जो प्लस है वो इस साइड रहेगा और माइनस इस साइड रहेगा, तो आप समझते हैं करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, तो इस बार इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, प्लस से माइनस, है क्या नहीं। तो कंडक्टर की ये क्वालिटी है। जबकि अब हम पढ़ने वाले एक नई चीज जो कि होती है डायोड। क्या होती है? डायोड। ठीक है, डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो बस करंट को एक डायरेक्शन में ही अलाउ करता है। डायोड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार का होता है, ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं पी साइड और इसको हम बोलते हैं एन साइड। क्लियर? जैसे अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, बैटरी अगर मैंने कनेक्ट की तो ये डायोड में जो करंट है ना, अगर करंट पी से एन की साइड जाने की कोशिश कर रहा होगा तो ये इसमें से करंट को अलाउ करेगा। ठीक, लेकिन अगर यही डायोड मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया, इस डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया, ठीक, जैसे कि बैटरी का पॉजिटिव यहां और नेगेटिव यहां, तो करंट इस बार किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। तो आप ये देखेंगे कि इस बार जो करंट है वो इस डायोड के अंदर फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देखोगे एन से पी जाने की कोशिश कर रहा है और ये डायोड एन से लेके पी में करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो जैसे कंडक्टर आप समझते हो कि ये करंट को अलाउ करता है, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में करंट इसके अंदर फ्लो हो सकता है। लेकिन डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो बस एक डायरेक्शन में ही करंट को अलाउ करता है। जब डायोड के पी साइड से एन साइड में करंट जाने की कोशिश करेगा तो ये इसको अलाउ करेगा, और दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो वो उस करंट को अलाउ नहीं करेगा, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा डिवाइस होता है। अब ये पी एन जंक्शन डायोड कैसे बनता है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए जरा, तो आप यहां पर समझेंगे पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, ये जंक्शन वंक्शन क्या है, सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक, जैसे आपके पास क्या होता है कि आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास ये एक प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल हो गया। आपने मान लिया कि भाई ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया, प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल हो गया। अब आपने क्या किया कि इस प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक साइड आपने ट्राईवैलेंट डोपिंग की। कैसी? ट्राईवैलेंट डोपिंग। ठीक है, और दूसरी साइड आपने पेंटावैलेंट डोपिंग की। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा कि ट्राईवैलेंट डोपिंग करने से कौन सा जो है सेमीकंडक्टर तैयार होता है? ट्राईवैलेंट डोपिंग करने से कौन सा सेमीकंडक्टर तैयार होता है? तो सर ट्राईवैलेंट अगर आप डोपिंग करोगे तो ये पी टाइप बन जाएगा और यहां पे होल्स खूब सारे पाए जाएंगे, बहुत सारे होल्स जो है यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे होल्स पाए जाएंगे। ठीक, और जहां पे आपने पेंटावैलेंट डोपिंग की है वहां पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। सर क्या पेंटावैलेंट डोपिंग से कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है? बताओ जरा, पेंटावैलेंट डोपिंग से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है जरा मुझे बताएंगे। तो पेंटावैलेंट डोपिंग से एन टाइप बनता है। ट्राईवैलेंट डोपिंग जहां पे करी है आपने पी टाइप बनता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे एक क्रिस्टल आपने लिया, उस एक क्रिस्टल पे आपने एक साइड की ट्राईवैलेंट डोपिंग, दूसरी साइड की आपने पेंटावैलेंट डोपिंग। जहां पे आपने ट्राईवैलेंट डोपिंग की है वहां पे बन गया पी टाइप, जहां पेंटावैलेंट डोपिंग की है वहां बन गया एन टाइप। ऐसा ही होता है। तो एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। पी टाइप में ऐसे ही तो होता है। एन टाइप में होल्स होंगे क्या? होल्स होंगे तो सही, लेकिन होल्स कम होंगे। क्लियर है? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पी टाइप में खूब सारे होल्स हैं, एन टाइप में खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक साइड होल एक साइड इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या होगा, यहां पर दोनों की जो मैं कहूंगा कॉन्सेंट्रेशन है ये अलग अलग है ना। यहां पे होल कॉन्सेंट्रेशन खूब ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन खूब ज्यादा है। तो जैसे ये दोनों एक एंड पे होल खूब सारे, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन खूब सारे, तो अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों के बीच में एक नॉर्मल ऐसे लाइन बन गई है कि यहां तक होल रहेंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसा नहीं। तो अभी क्या होगा कि दोनों होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही एक साइड होल बनेंगे बहुत सारे, एक साइड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे से एकदम मिलना शुरू कर जाएंगे और यहां पर होल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घुस जाएंगे। होल में यहां से होल, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से होल, यहां से इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। और इनके मिलते ही क्या हुआ, इनके मिलते ही क्या हुआ, आप जरा ध्यान से देखेंगे कि यहां पर हम क्या बोले कि यहां से कौन गया, यहां से होल्स गए, यहां से कौन गया,
यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है। तो यहां पर ये होल और इलेक्ट्रॉन क्यों गए, क्योंकि यहां पे क्या था, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था। क्या था, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था। यहां पे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे होल सारे इलेक्ट्रॉन से मिल गए, जो जो बॉर्डर पे थे, जो जो किनारे पे थे, किनारे के होल किनारे के इलेक्ट्रॉन से मिल गए, ठीक है। तो मिले तो यहां पे चार्जेस का फ्लो हुआ। तो ये जो चार्जेस का फ्लो हुआ इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन करंट है किसके कारण से हुआ, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन बोथ साइड। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जहां से यहां से कुछ होल गए, यहां से इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहां पर क्या नोटिस करा कि जहां से होल्स निकल गए, सुनो जरा, हमने यहां पर क्या चीज नोटिस की, देखेंगे हमने यहां पे नोटिस किया कि जिस साइड से होल निकल के गए हैं उस साइड बन गया, देखें जरा, जिस साइड से होल निकल गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो छोड़ो, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है, बताएंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है, सर वहां तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकल गए मतलब नेगेटिव चार्ज निकल गया, और अगर नेगेटिव चार्ज निकल गया तो वहां पे नेगेटिव की कमी हो गई, तो क्या चीज वहां पे बन गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से जिस साइड से होल्स निकल गए, जिस साइड से होल्स निकल गए, तो होल्स के निकल जाने से वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो आंसर है कि अगर वहां से होल्स निकल जाएंगे तो वहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। होल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव अगर निकल गया तो वहां पे कौन सा चार्ज ज्यादा बचेगा, तो सर वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बचेगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ये गलती मत करना कि एन की साइड नेगेटिव लगा दिया और पी की साइड पॉजिटिव, नहीं। जहां से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। यहां से होल निकल रहे हैं तो अब होल वहां से निकल गए, पॉजिटिव चार्ज निकल गया, तो वहां पे क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। तो आप यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर क्या होगा एक्चुअल में कि पॉजिटिव आयंस क्या बन गए, पॉजिटिव आयंस, और यहां पे क्या बन गए, नेगेटिव आयंस, ठीक है। और ये जो आयंस बने हैं ये कैसे आयन है, ये इमोबाइल आयन है। कैसे आयन है, इमोबाइल आयन, क्योंकि ये आयंस मूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखो, ये पूरा क्रिस्टल हमने देखा था कुछ इस प्रकार का है, ये चारों ओर से कैद है, ये चारों ओर से फंसा हुआ है, बीच में फंसा है भाई, ये निकल नहीं सकता, ये मूव नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या बन गए, इमोबाइल आयन बन गए। जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो नेगेटिव आयन, जिनके पास से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पॉजिटिव आयन बन गए, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ये जो बीच में जो लेयर बन गई, इलेक्ट्रॉन और होल के मिलने से बीच में जो लेयर बन गई, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं सभी बच्चे, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या है, डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या कंटेन है, बताओ जरा, इमोबाइल आयन। कैसे आयन, जो मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल आयन है इसके अंदर, ठीक है। अब आप मुझे यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो लेयर जो बनी है, इस लेयर, ये लेयर क्यों बनी, ये लेयर बनी ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। कैसी बनी, डिफ्यूजन करंट के कारण। इस लेयर की जो थिकनेस है ये लगभग 10⁻⁻5 मीटर होती है। क्लियर, अच्छा, मतलब 1 माइक्रोमीटर का 1/10 पार्ट आप इसको समझिए। ये लेयर क्या कर रही है, ये लेयर क्यों बनी, इलेक्ट्रॉन और होल के बनने से, है ना, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन के कारण इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ गया। ये अब क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज जो है, ये अगर एक इमेजिनरी बैटरी लगाऊं तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगी, और यहां पे अगर एक इमेजिनरी बैटरी लगाऊं तो नेगेटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर कोई होल अगर इस साइड से आना चाहता है तो क्या आ पाएगा, क्या सर नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या बन रही है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल को धक्का देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को धक्का देती है और नेगेटिव को पकड़ के खींच लेती है। ये बात समझ में आई। तो यहां पर जो होल बने हैं, ये होल को पकड़ के कौन जो है, आप ही सोचो कि होल जो इस साइड आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज उन होल को धक्का देगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इस साइड जाएंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के धक्का देगा। क्यों? सोचो जरा, सोचो जरा, ध्यान दो। आप भी समझो कि ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इस साइड आने की कोशिश करेंगे, है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इस साइड आने की कोशिश करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव चार्ज नहीं इस साइड आने देगा। समझ गए बात को? तो आप यहां पर ये चीज समझ जाइए कि जो बीच में जो बैटरी बन गई, इमेजिनरी बैटरी, बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बीच में क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या कर रहा है, ये यहां से होल को नहीं आने दे रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन को इस साइड नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, बीच में जो लेयर बनी है, बीच में जो लेयर बनी है, उसके कारण से एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से होल नहीं आने दे रहा है, धक्का देगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, धक्का देगा। तो ये बेसिकली यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, ये क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। बैरियर मतलब रोक रहा है। यहां से इन्होंने आवागमन ब्लॉक कर दिया, यहां से नहीं आने दे रहा है होल को, यहां से नहीं जाने दे रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे बना है, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल, है ना। अच्छा, आप ये देखो, होल इस साइड क्या है, मेजॉरिटी में, यहां पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, तो बैरियर पोटेंशियल ब्लॉक्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, या बैरियर पोटेंशियल स्टॉप्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को नहीं जाने देता, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को आगे नहीं बढ़ने देता। मतलब बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, किसको स्टॉप करता है, होल्स फ्रॉम पी एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखो कि बीच में क्या बन रही है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है बीच में, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको तो धक्का देगी, लेकिन क्या करेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड है, ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड है, इसको पकड़ के खींचना चाहेगी, है ना, पकड़ के खींचना चाहेगी, खिसका लेगी इस इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो करंट बनेगा, ये देखो, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमेशा बहुत बहुत कम होते हैं, तो उनसे करंट भी बहुत बहुत कम बनता है, एकदम नेग्लिजिबल करंट, लेकिन करंट बनता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के खींचेगी। ठीक है, तो पकड़ के खींचेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन खिसकाएगी, खिसकाने को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो यहां पर जो है ड्रिफ्ट करंट बनेगा। क्या बनेगा? ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट किसके कारण बनेगा? पहली चीज तो ड्रिफ्ट करंट होता है माइनॉरिटी करंट। कैसा? माइनॉरिटी करंट। दोनों साइड से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है फ्लो होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कौन सी साइड से? पी एंड होल्स फ्रॉम एन साइड। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अच्छा, एक और जरूरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि ड्रिफ्ट करंट में एक और जरूरी बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। क्या बात ध्यान देनी है ड्रिफ्ट करंट के अंदर? ड्रिफ्ट करंट में आपको यह ध्यान देना है कि भाई साहब, पहले क्या था कि जैसे हमने इन दोनों को मिलाया तो पहले अचानक से डिफ्यूजन बढ़ गया। डिफ्यूजन बढ़ने से एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज आ गया। डिफ्यूजन से तो ऐसा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए एक साइड, तो ये क्या कर रहे हैं, और ज्यादा डिफ्यूजन को रोक रहे हैं। तो जैसे जैसे यहां पे डिफ्यूजन बढ़ा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो यहां से बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ताकत से ड्रिफ्ट किया जा रहा है। तो आप स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, ठीक है, और ड्रिफ्ट करंट कम होता है, लेकिन बाद में ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाता है, डिफ्यूजन करंट एक टाइम पे कम हो जाता है। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों पीएन जंक्शन में बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? तो आप यहां पर देखो ये क्या बन गया, तो प्रॉपर ये क्या बन गया, एक जंक्शन किसके मिलने से, पी टाइप और एन टाइप के मिलने से जो एक जंक्शन बीच में बना है, इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसमें पीएन जंक्शन के डायोड के फॉर्मेशन में दो प्रोसेस
बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है एक्सप्लेन टू प्रोसेसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो दो प्रोसेस कौन सी हैं? एक तो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन और एक बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन। क्लियर है? डिप्लीशन लेयर क्यों बनी? दोनों साइड से जो है होल और इलेक्ट्रॉन का जो है आप यहां पर फ्लो हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण यहां पर जो है डिफ्यूजन करंट बना, उससे एक इमोबाइल आयन की लेयर बन गई जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? एन से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पी से होल निकल गए तो कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोक रहा है। पी से होल को इस साइड नहीं जाने दे रहा, एन से इलेक्ट्रॉन को इस साइड नहीं जाने दे रहा, तो इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये बातें हमने यहां पर लिख ली है। अब क्योंकि इसमें दो टर्मिनल हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड। तो ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। और पीएन जंक्शन डायोड में जो कुछ भी है वो सारी बातें हमने यहां पर लिख ली है। आप यहां पर देखो, ये क्या है भाई? ये एक बाउंड्री बन जाती है दोनों के मिलने से, इसको हम बोल रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, एक साइड पे क्या है? होल्स की एक्सेस ज्यादा है, दूसरे साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस ज्यादा है। डिप्लीशन लेयर क्या है? एक लेयर बन गई इमोबाइल आयन की, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डिप्लीशन लेयर, है ना। इसकी क्या है? इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के ऑर्डर में होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 10⁻⁵ मीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है, इसकी थिकनेस। ठीक है, अब सवाल आता है कि आप जो पीएन जंक्शन डायोड है इसके अंदर हमने दोनों करंट पढ़ लिए, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करंट, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बनता है दोनों एंड से, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट क्या है ना, चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो करंट बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन करंट। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो आप यहां पर देखिए कि इनिशियली स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट तो ज्यादा होता है, ठीक है, और ड्रिफ्ट करंट कैसा होता है? कम होता है। लेकिन डिफ्यूजन के कारण धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती चली जाती है तो ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो जाता है। एक कंडीशन आ जाती है कि जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जो है बराबर हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये बात हमने समझ ली। अब इसके बाद हम आपको जो है यहां पर बैरियर पोटेंशियल भी जो हमने लिख करके आपको बता दिया है। क्या कहा कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स फ्रॉम पीएन जंक्शन, दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का जो है डिफ्यूजन रोकता है, इसी को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। जब 0.7 वोल्ट या उससे ज्यादा पोटेंशियल हम अप्लाई कर देंगे तो जो है बैरियर पोटेंशियल तोड़ करके ये जो है फ्लो वहां पे चार्जेस का शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पीएन जंक्शन में दो टाइप का कनेक्शन होता है। कितने टाइप का कनेक्शन होता है? दो टाइप का कनेक्शन होता है पीएन जंक्शन डायोड में, है ना। इन दोनों को समझाता हूं, दोनों के ग्राफ किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारी चीजें अभी आपको क्लियर कर देते हैं। और ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जो आपको बता रहे हैं उसको आप दिमाग में रखिए, आपके बहुत काम आएंगी सारी चीजें। देखिए, तो पीएन जंक्शन डायोड में जो कनेक्शन है, कनेक्शन को आसान भाषा में बाइसिंग या फिजिक्स की भाषा में बाइसिंग कहा जाता है। बाइसिंग मतलब कनेक्शन, कैसे आप जो है पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ते हैं। तो बाइसिंग का जो है दो टाइप होते हैं, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब फॉरवर्ड कनेक्शन, और दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। क्या होती है? रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, रिवर्स का मतलब तो आप समझते ही हो, उल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो आप भी समझ लो कि जो पीएन जंक्शन डायोड है या पीएन जंक्शन है, इसमें एक पी टाइप होगा, इसमें एन टाइप होगा। अगर आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव को पी से कनेक्ट कर रहे हो और बैटरी के नेगेटिव को अगर एन से कनेक्ट कर रहे हो, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। या यूं कहूं कि बैटरी का जो हायर पोटेंशियल है उसको आप बैटरी के पी से, मतलब इसके पी से, और लोअर टर्मिनल को, लोअर पोटेंशियल को आप एन से कनेक्ट करोगे तो ये आपका जो है फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। आसान भाषा में तो बता ही दिया है, पॉजिटिव को पी से, नेगेटिव को एन से। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ये पी है, ये एन है, तो पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, ये कहलाया आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, और रिवर्स बाइसिंग में क्या है? लेट्स से दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। तो अब आप यहां पर ये देखेंगे कि रिवर्स बाइसिंग की अगर बात करूं तो पॉजिटिव को आपने कनेक्ट कर दिया जो है नेगेटिव से,
ये आप देख रहे हो, P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से, दिस इज रिवर्स बाइसिंग। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, अब आप ये सारी चीजें समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग पे हम जो है कहानी को पहुंचा देते हैं, क्लियर, ध्यान से देखो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि लेट से यहाँ पर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा हैं। क्या ज्यादा है यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे जो है होल्स कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब जैसे लेट से मैंने इसको फॉरवर्ड में कनेक्ट कर दिया, बीच में क्या बन रहा है, बैरियर पोटेंशियल। लेट से यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि ये बैरियर पोटेंशियल क्या चाहता है, ये बैरियर पोटेंशियल चाहता है। अच्छा, पहली चीज तो आप ये बताओ कि जैसे ये पॉजिटिव है, ये होल्स है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा कि होल्स को रिपेल करेगा, धक्का देगा, ठीक है। नेगेटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा। तो यहां से होल में धक्का पड़ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन में धक्का पड़ रहा है, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर कैसी हो जाएगी, इसकी विड्थ बढ़ेगी कि घटेगी। सर दोनों साइड से धक्का पड़ रहा है तो ये घटेगी, क्या होगी। तो आप ये समझिए कि बेसिकली अगर मैं यहां पर आपसे देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये क्या हो रही है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो रही है फॉरवर्ड बाइसिंग में, ये घट रही है, क्योंकि होल दबा रहे हैं यहां से, इलेक्ट्रॉन दबा रहे हैं यहां से, ये जो है बीच में फंस गई। तो आप ये देखें कि दोनों साइड से जो है इस पे दबाव पड़ रहा है, तो ये जो है डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज समझने की कोशिश करें जरा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर देखो, बैरियर पोटेंशियल चाहता है कि ये वाले होल इस साइड जाएं और इलेक्ट्रॉन इस साइड, मतलब देखो ये होल इस इलेक्ट्रॉन से मिलना चाहते हैं, तो ये बैरियर पोटेंशियल क्या करता है कि इन होल को इस साइड आने नहीं देता, और बैटरी चाह रही है कि होल इसी साइड जाए। तो बेसिकली फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट किया जा रहा है कि अपोज किया जा रहा है, बताओ। फॉरवर्ड बाइसिंग डिप्लीशन लेयर की विड्थ को क्या कर रहा है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ को डिक्रीज कर रहा है। फॉरवर्ड बाइसिंग बैरियर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, बताओ जरा, बैरियर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, जल्दी से बोलो। बैरियर पोटेंशियल चाहता है कि होल इस साइड नहीं आना चाहिए, लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग कह रही है कि होल उसी साइड जाए, है ना, क्योंकि उसको फ्लो करना है। तो बैरियर पोटेंशियल को भी ये अपोज कर रहा है। तो बेसिकली आप ये देखो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो फीचर जो है ये पी टाइप को जो है आप ये देख रहे हो कि पॉजिटिव को पी से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को पी से, और नेगेटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन के एन से कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप ये देखो कि फॉरवर्ड बाइसिंग बैरियर पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करती है, मतलब उसको अपोज करती है, इसलिए डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है ये भी घट जाती है। अच्छा, अब क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग तो करंट फ्लो कराना चाहती है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस है ये कम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैरियर पोटेंशियल ये घट जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप ये देख रहे हो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में इधर से होल पे धक्का पड़ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन पे, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट हमें मिलेगा दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट हमें मिलता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट हमें मिलता है, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब इसका जस्ट ऑपोजिट आप यहां पर देखने को मिलेगा जो कि है आपका रिवर्स बाइसिंग में। अब रिवर्स बाइसिंग में थोड़ा समझिए, दोनों के हम ग्राफ जो है एक साथ यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो रिवर्स बाइसिंग क्या कहती है इसको समझिएगा। देखो यहां पे डिप्लीशन लेयर है, फिर वही बात कि भाई यहां पे क्या होंगे, यहां पर होल्स बहुत ज्यादा हैं, यहां पर होल्स बहुत ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे भरे हुए हैं। तो अब आप यहां पर देखो जरा कि यहां पे क्या है, लेट्स से यहां पर पॉजिटिव बन गया, यहां पे नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव है। तो भाई साहब रमाकांत आप यहां पर देखें कि क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि लेट्स से कि अगर मैंने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया तो आप यहां पर समझो कि बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, बैरियर पोटेंशियल कहता है कि भाई यहां से और ज्यादा होल नहीं आने चाहिए, यहां से और ज्यादा होल इस साइड नहीं आने चाहिए, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जाने चाहिए। अब रिवर्स बाइसिंग क्या कर रही है, देखिए जरा, रिवर्स बाइसिंग भी तो यही कर रही है कि ये नेगेटिव है, ये होल को पकड़ के इस साइड खींच रहा है, होल इस साइड खींचे गए, ये पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन इस साइड खींच लिए, तो जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ गई, ठीक है।
और बैरियर पोटेंशियल क्या चाहता है कि होल इस साइड जाएं, और ये भी तो बैटरी यही काम कर रही है। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूं कि रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये क्या कर रही है, ये बढ़ रही है। रिवर्स बाइसिंग में आप ये देख रहे हो कि बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलो अब इसके बाद रिवर्स बाइसिंग में अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको तो जंक्शन से दूर किया जा रहा है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे माइनॉरिटी को तो पकड़ के खींच लिया जाएगा, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर होगी। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से, होल को यहां से ये जो है खींच लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिवर्स बाइसिंग में मेजॉरिटी का तो करंट फ्लो नहीं होता, माइनॉरिटी का करंट फ्लो होता है, माइनॉरिटी करंट जो है यहां पे बनता है। तो सर आप तो कह रहे थे कि रिवर्स बाइसिंग में करंट होता ही नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने गलत सुन लिया। रिवर्स बाइसिंग में जो है माइनॉरिटी का करंट फ्लो होता है। माइनॉरिटी का करंट इतना वीक होता है कि वो एक प्रकार से नेग्लिजिबल ही होता है। ठीक है, तो रिवर्स बाइसिंग में माइनॉरिटी करंट फ्लो होता है। जो काम हमारा करता है दैट इज जो है आपका मेजॉरिटी करंट हर चीज में। क्लियर है। अब देखो यहां पर ग्राफ बनाया जाता है, तो ग्राफ जो हम बना रहे हैं दैट इज फॉर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। काफी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। ये ग्राफ, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए। तो यहां पर आप भी समझो कि ये वोल्ट V लिखा हुआ है और यहां पे I लिखा हुआ है, ये V लिखा है और ये I लिखा है। तो ध्यान से देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि आप यहां पर ये देखिए कि स्टार्टिंग में 0 वोल्ट से, कहां से, 0 वोल्ट से, कहां से, ध्यान दो जरा, 0 वोल्ट से अगर मैं बात कर रहा हूं तो 0 वोल्ट पे आपको करंट नहीं मिला, लेकिन आपने जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज बढ़ाया, अब जब तक बैरियर पोटेंशियल नहीं टूट जाएगा तब तक तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो जैसे ही आपने करंट बढ़ाया, तो आपने ये देखा, जैसे आपने करंट बनाया, वोल्टेज बढ़ाया, तो आपने देखा एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक जो है आपको करंट नहीं मिला। उससे ज्यादा जैसे ही वोल्टेज होगा उसके बाद आपको करंट जो है मिलने लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 0.3 वोल्ट है। अगर यही सिलिकॉन होता तो यहां पे ये ऐसे जाके ये ऐसे बढ़ जाता, मतलब ये लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास होता। किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो आप यहां पर देख रहे हो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये स्लोप हमें क्या देगा, डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्या देगा, डायनामिक रेजिस्टेंस। सर डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो अगर ये स्लोप कुछ इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता तो उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पूरी थ्रू आउट द प्रोसेस सेम है। लेकिन यहां पर क्या है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि स्लोप की वैल्यू बदल रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रही है, तो इस स्लोप से हम डायनामिक रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, डेल वी बाय डेल आई करके आप इसको निकाल सकेंगे। क्लियर है। चलो, तो अब जैसे रिवर्स बाइसिंग की हम बात करें तो रिवर्स बाइसिंग में आप यहां पर देखो, अच्छा एक चीज और समझ लो कि जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करेंगे तो मिली एम्पियर में करंट आपको लेना होगा। ठीक है। और जब भी रिवर्स बाइसिंग की बात करेंगे, क्योंकि रिवर्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो रिवर्स में क्या होता है कि जो करंट है वो माइनॉरिटी का एकदम नेग्लिजिबल करंट है, तो इस करंट को माइक्रो एम्पियर में लेते हैं। किस में लेते हैं, माइक्रो एम्पियर को। तो देखो आप यहां पर देखें कि रिवर्स बाइसिंग में ऐसा तो है नहीं कि भाई जब पोटेंशियल डिफरेंस या बैरियर पोटेंशियल खत्म होगा केवल तभी करंट फ्लो होगा, नहीं, वहां पे तो स्टार्टिंग से आपको करंट देखने को मिलता है। और आप ये देखेंगे क्योंकि ये करंट इतना ही कम होता है कि भाई आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी सैचुरेट कर जाता है। सैचुरेट का मतलब है कि बहुत कम करंट आपको देखने को मिलता है। एक सर्टेन रेंज के बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस भले ही बढ़ाओ लेकिन आपको करंट बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। करंट की वैल्यू यहीं पे देखो सैचुरेट हो गई, इसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब आप ये देखते हैं कि करंट की वैल्यू इससे ज्यादा और मैक्सिमम नहीं होगी, लेकिन आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते ही चले जा रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि भाई डिप्लीशन लेयर ही टूट जाएगी और यहां पर अचानक से जो चार्ज कैरियर का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पर रिवर्स बाइसिंग में अचानक से करंट की जो है बाढ़ से आ जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स
बाइसिंग दोनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है तो इस प्रकार का कर्व हम बना सकते हैं। क्लियर है? ये देखो ऊपर की साइड फॉरवर्ड बाइसिंग, नीचे की साइड रिवर्स बाइसिंग, ऊपर की साइड मिली एम्पियर, नीचे की साइड माइक्रो एम्पियर, बस दोनों को हमने मर्ज कर दिया है और कुछ भी यहां पर नहीं किया। तो इस प्रकार से ये पीएन जंक्शन डायोड हमने बना दिया। और जो जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते थे वो मैंने सारे टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया उससे बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप इसको दिमाग में बिठा करके रखिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और पीएन जंक्शन डायोड की जो एक एप्लीकेशन है जो हमें इस चैप्टर में समझनी है, सीखनी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना दैट इज रेक्टिफायर। अभी देखो मैं आपको बताऊं कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ऑल्दो ऑल्टरनेटिंग करंट को पूरी तरीके से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की दो डायरेक्शन होती है ना, कि एक बार इस साइड फिर एक बार इस साइड। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में जिस डायरेक्शन में करंट होगा सेकंड हाफ साइकिल में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो ये वाला फीचर ऑल्टरनेटिंग करंट का ये खत्म कर देता है और एक ही डायरेक्शन में आपको करंट जो है मिलता है। मतलब रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस होता है जो दो डायरेक्शन में करंट जो हमें पहले ऑल्टरनेटिंग करंट में मिलता था इसको डीसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको करंट एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। हालांकि पूरी तरीके से मैंने क्यों नहीं कहा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड जो पहले से चेंजिंग था वो अभी भी चेंजिंग रहता है ना डीसी में, क्योंकि डीसी करंट डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन रेक्टिफायर के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट में अभी भी फ्लक्चुएशंस जो है मैग्नीट्यूड में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि रेक्टिफायर क्या होता है तो क्या बोलोगे कि रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम कुछ डायोड्स लगाते हैं और जिसकी मदद से जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, या यूं कहें कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब रेक्टिफायर जो है ये दो टाइप के हैं। एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। अगर मैं बात करूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है तो भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में आप ये देखते हैं कि एक डायोड का इस्तेमाल होता है, ओनली वन डायोड। इसमें दो डायोड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आप यहां पर ये देखें कि हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ क्या करता है 40% एफिशिएंसी ये हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जबकि आपको फुल वेव रेक्टिफायर में 90% एफिशिएंसी जो है ये मिल जाती है। ठीक है, रेक्टिफायर में एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, लेट्स से इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो उतनी ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। जो मैं आपको एक एक बात इन चीजों बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ठीक है, वो एक एक बात से एक एक जो कॉन्सेप्ट से एक एक नया क्वेश्चन जो है बनता है और बन चुका है कई बार। क्लियर है ना। तो हमेशा इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को जो है सेम होने वाली है। क्लियर। इसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो रेक्टिफायर है, अगली स्लाइड पे वो सब लिखा रखा है, वो तो है कि रेक्टिफायर फॉरवर्ड बाइस में इसकी जो रेजिस्टेंस है ये लो हो जाती है, तो फॉरवर्ड बाइस में करंट को ये अलाउ करता है। जबकि रेक्टिफायर या पीएन जंक्शन की जो रेजिस्टेंस है तो मैं ऐसे बोलूंगा फॉरवर्ड बाइस में डायोड की रेजिस्टेंस, किसकी? डायोड की रेजिस्टेंस। ठीक है, और रिवर्स बाइसिंग में जो डायोड की रेजिस्टेंस है ये कैसी हो जाती है? बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो करंट को अलाउ नहीं करता। ठीक है, वेरी हाई। तो अब किस प्रकार से ये कन्वर्ट करता है वो चीज मैं आपको भी समझा देता हूं। क्लियर है। अच्छा, ये सारी कहानी जो है ये यहां पर सब प्रॉपर तरीके से लिखी गई है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान दो जरा। तो अभी जो है आप यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले क्या कहा गया कि लेट्स से रेक्टिफायर किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। तो रेक्टिफायर में आप यहां पर देखें। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि रेक्टिफायर देखो जरा यहां पर प्रॉपर डिटेल में किस प्रकार से लिखा जाता है, वो चीज भी मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है। तो आप यहां से रेक्टिफायर को नोट कर सकते हैं। फिर से बता दूं कि ऐप पर जो है ये नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐप पर नोट्स पड़े हुए हैं, ये नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकेंगे।
क्लियर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसी प्रकार से ये फुल वेव रेक्टिफायर है, अभी हम आपको बताएंगे। तो रेक्टिफायर के अंदर किस प्रकार से इसकी वर्किंग है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है इसके अंदर हमेशा एक ट्रांसफॉर्मर होगा और ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, कैसा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो लेट्स से दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, ये एसी सोर्स लगा दिया। ट्रांसफॉर्मर के जो सिंबल में हम इस प्रकार का जो है प्लेट से लगा देते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का एक साइन मात्रा है बस। यहाँ पे जो है आउटपुट रेजिस्टेंस हमें मिल जाती है, लोड रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हम आउटपुट जो है हमें रिसीव होगा। ये जो डायोड लगा है इसको हमने नाम दिया डायोड डी। ठीक, अब आप यहाँ पे समझो कि ऑल्टरनेटिंग करंट में 2 साइकिल होती है। ट्रांसफॉर्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये वोल्टेज को घटाने का काम करता है। क्लियर है? तो हमेशा जो है इनपुट, क्योंकि एसी जो है वोल्टेज यहाँ पर दिया जा रहा है, तो एसी में हमेशा 2 साइकिल होती हैं, एक जो है आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे समझ लो कि एक साइकिल ऐसी है जिसमें करंट की जो डायरेक्शन है, अगली साइकिल में करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लेट्स से फर्स्ट हाफ साइकिल में, जिसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कह रहे हैं, ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा। कैसे लिखना है आपको सारी चीज समझा दूंगा। अगर ए पॉजिटिव है और बी कैसा है? नेगेटिव है, तो इस बार करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा और करंट की ये डायरेक्शन मिलेगी। ये क्योंकि डायोड का पी एंड है और ये डायोड का एन एंड है, तो पी से एन तो करंट को अलाउ किया जाता है, इसलिए ये वाली हाफ साइकिल में आपको करंट जो है देखने को मिलेगा। मतलब इस हाफ साइकिल में इस लोड रेजिस्टेंस से सिग्नल हमें मिलेगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि इनपुट जो है, इनपुट कुछ इस तरीके से दिया गया था कि फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल, थर्ड हाफ साइकिल, फोर्थ हाफ साइकिल। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में तो आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है फीड किया गया है, तो आप यहां पर ये देखें कि जैसे पहले ये पॉजिटिव था तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बदलती है। तो इस बार जो करंट है इस सर्किट से वो इस डायरेक्शन में फ्लो कराया जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट इस बार इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि ये जो डायोड है वो इस बार करंट को अलाउ नहीं करेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव डायोड में करंट नहीं जाता है, रिवर्स बाइसिंग में ये डायोड आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस साइकिल में आपको करंट नहीं मिलेगा, तो ये वाली साइकिल एकदम वेस्ट हो जाएगी, ये वाली हाफ साइकिल। फिर से क्या होगा कि फिर से भाई ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। इस बार फिर से करंट का जो फ्लो होगा वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा और ये इस बार अलाउ कर देगा, है ना। तो आपको इस वाली हाफ साइकिल में फिर से जो करंट है या सिग्नल है, आउटपुट वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से 50% सिग्नल का तो लॉस हो ही गया और कुछ एनर्जी का लॉस वैसे भी हो जाता है वर्किंग के दौरान, तो 40% इसकी इफिशियंसी होती है। लेकिन आप जो देख रहे थे कि ऑल्टरनेटिंग करंट में या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो डायरेक्शन बदल रही थी, अब वो डायरेक्शन नहीं बदल रही है, एक ही डायरेक्शन में आपको सिग्नल्स या वोल्टेज जो है वो आपको मिल रहा है। ये आई और वी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये टाइम है। ये क्या है? ये टाइम है। ये वाला कौन सा सिग्नल है? आफ्टर रेक्टिफिकेशन। आफ्टर रेक्टिफिकेशन आपको इस प्रकार का सिग्नल जो है ये मिल रहा है। क्लियर? अच्छा, तो यही बात जो है हमने किस प्रकार से जो है अपने नोट्स में यहां पर लिखी हुई है वो आप देख लें। क्या लिखा है? वर्किंग ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो पॉइंट ए है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, बी नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, तो ये क्या फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा डायोड। तो इस बार जो करंट होगा ये फ्लो होगा सर्किट में और हमें लोड रेजिस्टेंस में x to y में करंट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ए जो है नेगेटिव हो जाएगा और इस प्रकार से ये रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा डायोड और इस बार जो है वी डू नॉट रिसीव एनी आउटपुट, है ना। तो इस प्रकार से जो है सारी बातें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखी गई हैं। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि भाई इसका नाम जो, इस पॉइंट का नाम x और इस पॉइंट का नाम जो है y हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। ठीक, नोट्स में तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, साथ ही साथ इस पीडीएफ में भी आपको सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा काम कर लेना। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता। फुल वेव रेक्टिफायर में भी बहुत सिंपल सी बात होती है कि फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम बना लेते हैं।
ठीक है, सो दैट वोल्टेज को हम कम कर सकें। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये एसी इनपुट हमने लगा दिया, ये ट्रांसफॉर्मर का साइन हमने बना दिया। ठीक है, ये स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स होंगी। ठीक, यहाँ पर लगा देते हैं एक डायोड, इसको हमने नाम दिया D1, और यहाँ पे लगा दिया हमने एक दूसरा डायोड जिसको हमने नाम दिया D2। क्लियर है, इसको नाम दिया D2। ये हो गई N साइड, ये हो गई P साइड, ये हो गई N साइड, ये हो गई P साइड। क्लियर, अब यहाँ पर जो है बीच में से हमने इस सेकेंडरी कॉइल से कनेक्शन ले लिया, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे आउटपुट, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, दिस इज X एंड दिस इज Y। अब देखो, क्योंकि हमने इस ट्रांसफॉर्मर को कहां से कनेक्ट किया है, बिल्कुल सेकेंडरी कॉइल के मिड से या सेंटर से, तो हम इसको बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर कोई अलग चीज नहीं है, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर ही है, बस क्योंकि आपने बीच में से कनेक्शन ले लिया तो उसको सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं। सर बीच में से कनेक्शन क्यों लिया, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। लेट्स से फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर ये वाला जो ए है वो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो करंट जो है ये यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला डायोड में से तो करंट जा सकता है क्योंकि P2N फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब करंट जो है यहां अगर जाएगा यहां, तो N2P ये इसको घुसने नहीं देगा। अब करंट को तो नेगेटिव पे जाके पहुंचना है, हाँ, तो ये क्या करेगा कि करंट जो है पॉजिटिव से, क्योंकि यहां से घुस नहीं पाएगा, ये रिवर्स बायसिंग में लग गया, करंट N2P तो जाता नहीं है, तो करंट ये आएगा, तो हमने ये बीच में कनेक्शन दे दिया सो दैट करंट यहाँ पे X2Y फ्लो होगा, लोड रेजिस्टेंस पे आउटपुट मिल जाएगा और वो पॉजिटिव से फ्लो हुआ तो नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ कि इनपुट में तो आपको दोनों ही साइड जो है वोल्टेज या करंट मिल रहा था, लेकिन आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में सिर्फ डायोड D1 से करंट जो है फ्लो हुआ है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन क्या थी, X2Y। ठीक, अगली हाफ साइकिल में आप ये देखेंगे कि जहां पर अगली हाफ साइकिल में क्या हो गया भाई, ये बन गया नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव। तो अब जो करंट है वो फ्लो होगा इससे, ये डायोड D2 इस बार फॉरवर्ड बाइस में, और ये करंट इसमें से तो जा नहीं पाएगा N2P, तो ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया। अब करंट जो है कहां से गया, D2 से फ्लो होते हुए ऊपर से तो जा नहीं पाएगा, तो अब कहां से, फिर से X2Y में फ्लो होगा और नेगेटिव में पहुंच जाएगा। तो इस बार करंट फिर से जो है D2 से पास हुआ इस बार, लेकिन करंट की डायरेक्शन पहले भी, पहली साइकिल में भी X2Y थी, अब भी X2Y। तो इस प्रकार से अगली हाफ साइकिल में भी ऐसे ही होगा, उसकी अगली हाफ साइकिल में भी ये प्रोसेस, ये कहानी चलती चली जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को आपने दिखाया गया है। तो ये हमारी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस हो गई, जिसमें हमने दो डायोड का इस्तेमाल किया। पहली हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस होगा, ये D2 रिवर्स बाइस, तो पहली हाफ साइकिल में सिर्फ D1 से जो है आउटपुट आपको मिलेगा, दूसरी हाफ साइकिल में सिर्फ D2 से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो बस ये कहानी जो है आपको यहाँ पर समझ लेनी है। अगर आप इस कहानी को समझ लेते हैं तो प्रॉपर आपने ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको बढ़िया तरीके से फिनिश कर दिया है, और इसकी वर्किंग भी जो है आपको यहाँ पर हमने लिख दी है, बाकी आप नोट से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये प्रॉपर जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई बड़ा न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको जो है एक बार जरूर से चेक कर लेने चाहिए कि सर क्या मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहली चीज, मैं आपको अलग से भी प्रैक्टिस करवा देता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मैंने सारे एस्पेक्ट, एक एक सिंगल पॉइंट PYQs का यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अगर आप इसके बाद बस एक बार नजर मार लोगे ना तो सारे PYQ खत्म हो जाएंगे। और PYQ के लिए आपको क्या करना है, आप सर्च कर सकते हो PYQ चैप्टर 14 बाय अभिषेक साहू, सर लगा के सर्च कर लेना, थोड़ी ज़्यादा इज्जत से सर्च करोगे तो आपको ये ऊपर ही वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर के जो भी PYQs हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर सारा काम हो गया है। ऐड स्किप नहीं हो सकता भाई, कैसा है, स्किपेबल ऐड नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा टिक टिक एक और सुनो, कोई भी वीडियो आप देखें तो ऐसे लाइक वाला खटका दबा दिया करो, ठीक है, इसमें पैसे वैसे तो आपके लगते नहीं है। हाँ चलिए, ये भाई दूसरा ऐड भी आ गया है, ठीक, तो इसको हम स्किप कर देते हैं अभी, एक मिनट। चलिए, ये हमने अभी इसको स्किप किया, और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़े हैं, जैसे कि क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन किस कारण से होता है, तो जल्दी से बताओ, डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन
किसके कारण से? दोनों साइड से, एक साइड से होल, दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो गया बी, डिफ्यूजन के कारण हो रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा वो आप ये पाओगे कि हाँ सर हमने ये तो करके रखा है, हमें आपने सारा कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सारी चीजें जैसे कि आपको कह दिया गया कि मान के चलो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, इन तीनों में से ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? तो आंसर क्या है? कार्बन को लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि कार्बन जो है इंसुलेटर है और इंसुलेटर का एनर्जी गैप ज्यादा होता है ना। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ सर मेरे PYQ भी यहां से फिनिश हो गए हैं, ठीक है। और क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में करोगे ना तो आपको ये भी लगेगा कि हाँ सर मैंने पढ़ लिया और यहाँ पे मेरी टेस्टिंग जो है ये चल रही है। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आप इसको भी अच्छे से देखेंगे और अपने PYQ के साथ आप इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। वैसे हमने सारी चीजें कवर करी हैं, ये वीडियो बस आपके लिए एक रिवीजन मात्र होगी। क्लियर? तो उसको भी देख लेना। चलिए तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नई सीरीज हम इसके बाद जो पुरानी जो सीरीज थी उसको कंटिन्यू करेंगे, बैक बेंचर सीरीज को, और उसको फिनिश करेंगे, या फिर एक नई सीरीज लेकर के आएंगे। जैसा भी आप कमेंट बोलोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप हमारे विनर्स, मैं बोल रहा हूं भाई, राइजर्स ऐप पे जो हमारा जो नया बैच है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, आप इनको एक बार चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। और आपकी जो पूरी मदद है ये आपकी की जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।